हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस क्लास में दोस्तों। और आज हम अपने हॉट टॉपिक पर बात करेंगे आपसे 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की दोस्तों। तो आपने एक खबर तो सुनी होगी कि अभी रिसेंटली में दिल्ली में ध्यान देना, दिल्ली में हमारे देश में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस बार 49वां एडिशन था। यानी सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान देनी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का कौन सा एडिशन 49वां, कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, 49वां एडिशन दिल्ली में हुआ दोस्तों। ठीक, तो इस जीएसटी काउंसिल में दोस्तों क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें सामने आई, हम उस पर बात करेंगे खास पॉइंट पर दोस्तों। बस एक बात आप ध्यान लो कि जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हमेशा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो एक बार हम थोड़ा समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल दोस्तों होता क्या है। देखिए दोस्तों, जीएसटी हमारे देश में 1 अप्रैल 2017 को एप्लीकेबल हुई, इंप्लीमेंट हुई। ठीक, लेकिन दोस्तों इसके पीछे काफ़ी विवाद है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल स्लैब रेट का। तो दोस्तों और एक बात और, जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो आप सबको खुश एक बार में नहीं कर सकते हो। और वैसे भी ये नया सिस्टम था दोस्तों, हमने अपना पूरा टैक्स स्ट्रक्चर चेंज किया था, तो भाई कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा हमेशा, ये जरूरी है दोस्तों। जैसा मैंने आपसे बोला कि जीएसटी अभी नई चीज़ थी, 1 अप्रैल जो 17 में आई थी, तो हमारी गवर्नमेंट को मालूम था कि जैसे जैसे इकॉनमी आगे बढ़ेगी, भाई इकॉनमी सेम नहीं रहती, कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, तो आपको भी जीएसटी में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस दोस्तों। तो अगर दोस्तों सरकार को लगता है कि जीएसटी में कुछ चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशंस करने, तो ये सब तय कहाँ पर होता है? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। ठीक, तो 49वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग दोस्तों संपन्न हुई। तो उसमें क्या क्या पॉइंट हुए हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आप जीएसटी काउंसिल का देख लीजिए स्ट्रक्चर दोस्तों। देखिए, जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है इस समय? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो मैंने आपसे बोला दोस्तों। ठीक, इसके अलावा दोस्तों सेंटर से और कौन होता है दोस्तों, मतलब केंद्र सरकार से और कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन होता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन है। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस का मतलब जो राज्य मंत्री होते हैं, मतलब आपको पता है दोस्तों कि जब हम यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो एक तो होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और एक उनके साथ होते हैं स्टेट मिनिस्टर, जो इस समय पंकज चौधरी जी हैं दोस्तों। तो पंकज चौधरी जी भी यहाँ पे मेंबर हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन देखो, वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों। अब ये स्टेट और ये स्टेट में डिफरेंस क्या समझना, यहां पर जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, और यहां पर जो हम बात करेंगे गाइस, वो हम केवल राज्यों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वैसे ही हमारे देश में गाइस अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं और हर राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या बात करें दोस्तों, वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं दोस्तों, उसमें से किसी एक को चुना जाता है वाइस चेयरपर्सन। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। ये तो बात हो रही है सेंट्रल लेवल की, जो स्टेट लिखा है, और ये हम बात कर रहे हैं राज्यों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मेंबर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यानी हर राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके मेंबर होते हैं दोस्तों। उन्हीं में से किसी एक को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों किसी बात का फैसला कैसे होता है? भाई हो सकता हो कि कोई बात सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कह रही हो और स्टेट गवर्नमेंट अलग कह रही हो, तो दोस्तों इसमें वोटिंग होती है। तो जब भी वोटिंग होती है गाइस देखो, तो 1/3 वोट इन काउंसिल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के वोटिंग का वेटेज क्या है? 1/3, यानी 1/3। और स्टेट जो है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, इनकी वोटिंग का वेटेज है 2/3, 2/3 इनका वोटेज से वो वेटेज होता है दोस्तों। अब देखो क्या है, डिसीजन नीड 75% ऑफ वोट सपोर्ट दोस्तों। इसका मतलब अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कुछ बोला कि हमें जीएसटी में चेंजेस करने, तो उनके फेवर में कम से कम 75% वोट पड़ने चाहिए, तब जाके फैसला आएगा। या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कोई बात बोली कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो अगर उसको अपनी बातें मनवानी है तो उसको अपने पक्ष में 75% का वोट पाना होगा दोस्तों। तो ये तो हम बात करें जीएसटी काउंसिल की। तो फिर से एक बार आप समझ लो, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन कौन दोस्तों? जितने भी राज्य होते हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होते हैं, उसमें से किसी एक को चुना जाता है वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक।
अच्छा, तो केंद्र सरकार से और यहाँ पे कौन होता है दोस्तों? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री फाइनेंस के पंकज चौधरी जी हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंबर हैं दोस्तों। तो ये सब बातें आप जान लो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार के जीएसटी काउंसिल में क्या क्या फैसले हुए? सबसे पहला फैसला तो देखिए, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला दोस्तों? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है अ टोटल ऑफ रुपीज 16,892 करोड़ रुपए, 16,892 करोड़ रुपीज फॉर द मंथ ऑफ जून विल बी रिलीज अमंग द 23 स्टेट एज कंपनसेशन ड्यू दोस्तों। यानी यहाँ पे क्या बोला गया? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 16,892 करोड़ रुपए जो बकाया है राज्यों पर, मतलब सेंट्रल को स्टेट को देना है, वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक बात बताइए, ये कंपनसेशन आता क्यों है? हम बोलना पड़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को कंपनसेशन दिया जीएसटी में। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, तो एक बार थोड़ा सा हमें जीएसटी समझना पड़ेगा। इस आपने सुना होगा दोस्तों, आपने सीजीएसटी सुना होगा, ठीक, आपने एसजीएसटी सुना होगा, है ना, आपने आईजीएसटी सुना होगा। दोस्तों ये होता क्या है, थोड़ा समझते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई स्टेट है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। अब दोस्तों मान लो कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों मान लो ये हम परफ्यूम की बात करेंगे, ठीक है, ये परफ्यूम, ठीक। अब दोस्तों मान लो कि परफ्यूम पर हमारे देश में 18% जीएसटी है, परफ्यूम पर हमारे देश में 18% जीएसटी है, ठीक। अब ये जो परफ्यूम की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री मतलब, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। यानी जब उत्तर प्रदेश में ये परफ्यूम बना गाइस, तो इस पर 18% की जीएसटी लगती है दोस्तों। अब इसका दो पार्ट होता है एग्जैक्टली में, 9% एंड 9% दोस्तों, ठीक। तो 9% जीएसटी जो दोस्तों वो जाती है केंद्र सरकार के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी बोलते हैं, ठीक। और 9% दोस्तों जो है वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसे हम बोलते हैं एसजीएसटी गाइस, ठीक। अब ध्यान से मेरे सुनना, लेकिन शर्त ये है कि अगर ये परफ्यूम उत्तर प्रदेश में बना और उत्तर प्रदेश में ही बिका, भाई जब तक बिका नहीं टैक्स कैसे मिलेगा? तो यूपी में ये बना, यूपी में ये बिका दोस्तों, तो जिसने खरीदा उसने 18% जीएसटी दिया, तो उस 18% में से 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। ये होता है सीजीएसटी एसजीएसटी गाइस। चलो ये ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल गाइस देखिए। अब दोस्तों मान लीजिए ये हमारा स्टेट है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। अब दोस्तों ध्यान सुनना मेरी बात, फिर से एक बार एग्जाम्पल लेते हैं परफ्यूम का। दोस्तों सपोज करो ये जो परफ्यूम की फैक्ट्री है वो यूपी में है, ठीक है, यानी कि ये परफ्यूम जो बन रहा है वो यूपी बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों ये सेल कहां पर हुआ? ये सेल हुआ, ये कहां बिका? हरियाणा बिका। बना यूपी में लेकिन बिका हरियाणा में दोस्तों। तो ऐसे केस में आ जाता है आईजीएसटी, ठीक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मान लो 18% जीएसटी है फिर से, तो इसमें 9% जाएगा सेंट्रल के पास, जिसे हम क्या बोलेंगे सीजीएसटी दोस्तों, और इसमें 9 जाएगा स्टेट के पास, जिसे हम क्या बोलेंगे एसजीएसटी। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ दोस्तों कि दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में परफ्यूम बना तो यूपी में लेकिन कहां बिका? हरियाणा में। तो आईजीएसटी के नियम के हिसाब से गाइस 9% तो सेंट्रल को मिलेगा, लेकिन जो 9% मिला ना ये मिलेगा हरियाणा गवर्नमेंट को, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? तो ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो जाता है। तो जब जीएसटी आया था गाइस, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो इसका वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भाई हमको तो लॉस है। भाई फायदा किसमें? अगर आपके स्टेट में बना स्टेट में बिका तो आपको टैक्स मिलेगा, लेकिन अगर आपके स्टेट में बना और कहीं और बिका स्टेट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें वादा किया था कि जितना भी आपको लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा है कि कंपनसेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। तो 16,892 करोड़ रुपए जो ड्यू है कंपनसेशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और क्या फैसले दोस्तों भी देखिए, और क्या फैसले। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जीएसटी एग्जेम्पशन फॉर सर्विसेज बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोस्तों। यानी गाइस बहुत बड़ी राहत मिली है उन बच्चों को जो कि आईआईटी, पीएमटी या किसी इंस्टीट्यूशन की तैयारी करते हैं,
फॉर द एडमिशन। आपको बताया गाइस, चाहे IIT PMT हो, इन सब का टेस्ट कौन कराता है? NTA कराती है। तो NTA पर अब GST हट गया, यानी कि जब आप NTA के फॉर्म भरेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। तो यहां से GST हटा दिया गया, ये बड़ी अच्छी बात हुई है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और देखिए नेक्स्ट, द काउंसिल हैज डिसाइडेड टू रेशनलाइज द लेट फी ऑन डिले फिलिंग फॉर एनुअल रिटर्न और GSTRN, ये फॉर्म होता है दोस्तों, फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹20 करोड़। दोस्तों तो हमारे देश में नियम है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है गाइस, लेकिन फिर भी अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर जाता है तो यू विल हैव टू पे सम फीस दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये GSTRN फॉर्म भरना पड़ता है, तो इसमें आपको फीस देनी पड़ती है कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मान लें गाइस आपने ये फॉर्म भरने में देरी कर दी तो भारत सरकार आपके ऊपर और चार्जेस लगाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि अगर कोई स्मॉल टैक्स पेयर भूल जाता है फॉर्म भरना, भूल जाता है, ठीक, और सरकार उसके ऊपर चार्ज लगा रही थी, तो सरकार क्या बोल रही है कि चार्ज तो हम लगाएंगे लेकिन इस चार्ज को हम कम कर देंगे। तो लिखा ना, रेशनलाइज द रेट, द लेट फी दोस्तों। तो अगर लेट फी जो पहले था अब उतना चार्जेस नहीं लगेगा, तो ये गवर्नमेंट ने बोला। तो मतलब ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स, ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन जिनका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रुपए होगा, उनको ये फॉर्म भरना पड़ता था। अगर आपने टाइमली फॉर्म नहीं भरा तो यू विल हैव टू पे सम लेट फी। तो इस लेट फी को कम कर दिया गया दोस्तों। तो ये एक राहत और मिली है छोटे छोटे बिजनेसमैन को दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, द काउंसिल हैज एक्सेप्टेड 2 रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर। दोस्तों अब यहां पे ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर का दोस्तों मतलब क्या हुआ वो समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जब भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या GST काउंसिल में एक डिमांड होती है कि भैया ये नहीं ये होना चाहिए, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो करती क्या, वो एक कमेटी बना देती है। वो एक कमेटी बना देंगे जिसमें डिफरेंट स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं और उनको एक टास्क दिया जाता है कि भाई कोई भी चेंजेस हम तुरंत कर नहीं पाएंगे, तो हम आपको टाइम दे देना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कि आप ले लो टाइम और फिर पूरी रिपोर्ट सबमिट करो हमारे पास, हर चीज़ देखते हुए, तो फिर हम फैसला लेंगे दोस्तों। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दोस्तों 2 कमेटी बनाई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 कमेटी बनाई थी। तो इन दोनों कमेटी ने अपने अपने रिपोर्ट सबमिट कर दी गया। तो 2002 रिपोर्ट दोस्तों, है ना। तो पहला रिपोर्ट क्या था, वन ऑफ विच इज द कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन ऑन द गुटखा, पान मसाला एंड च्यूइंग टोबैको। दोस्तों देखो, तो पहली रिपोर्ट में क्या बोला गया, तो पहली रिपोर्ट जो थी वो थी गुटखा के ऊपर, ठीक, गुटखा, पान मसाला या फिर तंबाकू के ऊपर, ठीक है। क्या लिखा है दोस्तों कि इनके ऊपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन होना चाहिए, इनके ऊपर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों। तो अभी तक क्या था गाइस, मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर हम 18% GST लगाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों कि भाई हो सकता हो कि एक बड़ा सा बिजनेसमैन हो और एक छोटा बिजनेसमैन हो, अब दोनों को 18% का GST देना पड़ रहा है, तो फायदा क्या हुआ। तो कैपेसिटी बेस्ड टैक्सिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप पर जो टैक्स लगेगा, अब वो टैक्स आपके प्रोडक्शन के हिसाब से लगेगा, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। जितना बड़ा तुम प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतना ऊपर टैक्स लगता रहेगा, और जितने जल्दी तुम माल प्रोड्यूस करोगे उतने जल्दी तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। पहले ऐसा नहीं था, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन जो सिगरेट बनाता है या तो गुटखा बनाता है, ठीक, अब उसका पहले प्लांट छोटा था, ठीक है, या फॉर एग्जांपल छोटा का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब जैसे दोस्तों मान लो कि वो डे बाय डे प्रॉफिट कमा रहा है, और डे बाय डे प्रॉफिट कमा रहा है, डे बाय डे वो अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप मिनिस्टर ने ये बोला है कि अगर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है तो आप उस पर टैक्स लगाओ, और चूंकि वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके माल की डिमांड है, जल्दी माल खत्म हो रहा है, वो फिर से प्रिंट बना रहे हैं, जितना जल्दी वो प्रिंट करें उतना जल्दी टैक्स उसके ऊपर लगाया जाए, ये बोला गया यहाँ पे, ठीक दोस्तों। और क्या बोला गया है, और ये बोला गया, देखिए दोस्तों, द अदर रिपोर्ट इज ऑन द GST अपीलेट ट्रिब्यूनल विद सर्टेन चेंजेस इन लैंग्वेजेस। अच्छा दोस्तों, अच्छा फिर क्या बोला गया, दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि जो आपका ये GST अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके परिभाषा में कुछ चेंजेस होने चाहिए लैंग्वेज की,
अच्छा, तो पहले हम ये तय कर लें कि ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल दोस्तों है क्या। देखिए दोस्तों, ये एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है, स्पेशल कचहरी दोस्तों, क्योंकि बात टैक्स की हो रही है। तो जब बात टैक्स की होती है तो डिस्प्यूट्स भी होते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी क्या हुआ, मैं अपना टैक्स भरता हूँ, है ना। तो अभी क्या हुआ कि अचानक से मेरे पास एक मेल आई इनकम टैक्स से, उसमें लिखा था कि आपका 2019 का 5,000 रुपीज़ बकाया है, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर 1% का हम पर मंथ 1% की पेनाल्टी लगाएंगे। तो मेल तो मुझे अभी रिसीव हुई, हालांकि इनकम टैक्स पर गलती नहीं है, इनकम टैक्स वालों ने मुझे शो किया था बट मैं देख नहीं पाया था। अब इन्होंने मुझे कल मेल किया, तो जब मैंने चेक किया दोस्तों, तो वो अमाउंट हो गया है करीब 7,500 रुपये, क्योंकि वो 19 से टैक्स लग रहा है मेरे ऊपर। तो भाई अगर मैं चाहूँ तो मैं केस कर दूँ कि अगर आपको 1% का टैक्सेशन लगाना था आप मुझे बताते पहले, तो आज मैं 7,000 क्यों पे करूँ। तो कहने का मतलब कि टैक्स में डिस्प्यूट होती है, बिजनेसमैन टू स्टेट गवर्नमेंट, बिजनेसमैन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनका जो निपटान है वो यहाँ पर होता है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल दोस्तों। तो कई सारे स्टेट की जो फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था इनकी लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज में चेंजेस किए जाएंगे। अब चेंजेस क्या किए जाएंगे यार, वो सब पढ़ना नहीं, बहुत डीप का मैंने पढ़ा था, बट आप इतना पढ़ दो बस कि दो क्या क्या रिपोर्ट सबमिट हुई वो आप देखो यहाँ पे। तो पहला था कि गुटखा, पान मसाला, इन सब पे कैपेसिटी बेस्ड टैक्स होना चाहिए, और दूसरा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में लैंग्वेजेस चेंज होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल हियर आर द रिवाइज्ड जीएसटी रेट दोस्तों। देखिए, तो पेंसिल शार्पनर, यानी कि दोस्तों कटर जो लोग बोलते थे, तो पेंसिल शार्पनर रेट हैव बीन कट टू 12% फ्रॉम द 18% अर्लियर दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि भारत सरकार ने पेंसिल शार्पनर पे जीएसटी रेट कम कर दिया है, 18 से वो 12 हो गया है दोस्तों, 18 से 12%। आप बोलेंगे सर क्या इससे फर्क पड़ेगा। दोस्तों एक बात तो आप मानोगे, कोई बच्चा होता है वो पेंसिल और शार्पनर का यूज़ करता ही करता है। एवरेज बेसिस पर एक घर में 2 बच्चा मिल जाएगा आपको। जरा सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में बच्चों की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये बस देखने में लग रहा है छोटी चीज़ है, तो भारत सरकार ने बहुत बड़ी एक वो चेंजेस किए हैं यहाँ पे। तो पेंसिल शार्पनर पे 18 से 12 कर दिया, यानी पेंसिल शार्पनर सस्ते हो जाएंगे, ठीक। और देखिए जीएसटी ऑन अ टाइप ऑफ लिक्विड जैगरी राब दोस्तों। लिक्विड जैगरी राब का मतलब जो लिक्विड नहीं, गुड़ होता है, गुड़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम गुड़ की बात कर रहे हैं, लिक्विड गुड़ बात कर रहे हैं। तो जीएसटी ऑन अ टाइप ऑफ लिक्विड जैगरी राब हैज बीन कट टू निल फ्रॉम द 18% इफ इट इज लूज दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, अगर लिक्विड जैगरी, जैसे नहीं दोस्तों, हम मेरे गांव बनता है यार, हमारे गांव में बहुत सारे किसान लोग बनाते हैं, ठीक है। अब किसानों ने बनाया दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये लूज का मतलब होता है खुले में बिक रहा है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। पहले इसके ऊपर 18% थी, इसको निल कर दिया गया, 0 कर दिया गया दोस्तों। तो अगर ये जो गुड़ है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में गुड़ है, अगर ये ऐसे खुले में बिक रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर इट इज प्री पैकेज एंड द लेबल्ड, दोस्तों कई बार शॉपिंग मॉल से बिकते हैं सर, मॉल में, या फिर फॉर एग्जांपल जो ये नहीं सुपर स्टोर्स होते हैं, अगर वहाँ पर आप खरीदोगे, अगर ये पैकेज फॉर्म में है, लेबल फॉर्म में है, तो आपको इस पर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी इसमें 2 चेंजेस हैं, 18 से निल व्हेन इट इज लूज, 18 से 5 जब ये पैकेज में है दोस्तों, ठीक है। हालांकि गुड़ सस्ता होगा इसका मतलब, लिक्विड फॉर्म वाला गुड़ सस्ता होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा बस। तो ये दोस्तों था हमारे जीएसटी काउंसिल में क्या क्या चेंजेस हुए। अब आप मेरे को बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर दोस्तों कोई टॉपिक पढ़ना है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें दोस्तों, थैंक यू।